पिछले भाग में आपने देखा कि अक्षत नागलोक पहुंच चुका है। वहां ढेर सारे इच्छाधारी नागों को देखकर वो डर जाता है। इसके बाद पुरोहित के बताने पर वो तेजस्वी से शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की शादी धूमधाम से होती है, लेकिन अक्षत हर सुबह चुपचाप जंगल से निकल जाता था, जिसकी तेजस्वी को कोई खबर ही नहीं थी। पर एक दिन उसे पुरोहित देख लेता है। दरअसल अक्षत एक इच्छाधारी नेवला था। अब आगे अक्षत आधे इंसान और आधे नेवले में बदल गया था। तभी वहाँ कुछ लोग आए और उनमें से एक ने अक्षत को देखकर कहा, महाशक्तिशाली काली पुत्र अक्षत को मेरा प्रणाम। कौन है? महाराज, मेरा नाम नवल है। मैं आपके पिता काली का साथी हूँ। तो मुझसे क्या चाहते हो? मेरी चाहत तो वही है जो आपके पिता काली की थी, यानी नागलोक की वो नागमणि जो आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपके पिता काली ने नेवलों की सेना बनाई थी और मैं उसी सेना का सेनापति हूँ। सेनापति? कहाँ है तुम्हारी सेना? उस पर्वत के पास हमारी सेना आपके आदेश का इंतजार कर रही है महाराज। यह हुई ना बात। अब मैं अपने पिता की मौत का न सिर्फ बदला लूंगा, बल्कि हर कीमत पर वो नागमणि भी हासिल करके रहूंगा। ये सुनकर झाड़ी के पीछे छिपे पुरोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अक्षत की सच्चाई जानकर हैरान थे। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अक्षत एक इच्छाधारी नेवला है। मुझे ये बात तुरंत नागरानी तेजस्वी को बतानी होगी। पुरोहित पूरी रफ्तार से तेजस्वी के महल की तरफ भागा और फिर, नागरानी, नागरानी, जल्दी बाहर आइए। पुरोहित जी, इतनी सुबह सुबह हुआ क्या है आपको? वो काली। सालों बाद पुरोहित के मुंह से काली का नाम सुनकर तेजस्वी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरानी से पूछा, काली? क्या आपने अभी काली कहा पुरोहित जी? जी हाँ, वो महाराज अक्षत उस दुष्ट काली के बेटे हैं और उनमें इच्छाधारी नेवले की शक्ति है। पुरोहित की बात सुनकर तेजस्वी सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है पुरोहित जी? आपको तो नागमणि ने संकेत दिया था ना, और आपने ही कहा था कि अक्षत नागलोक और नागमणि की रक्षा करेंगे। फिर ये सब क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने कहा था बेटी, और जो भी कहा था वो नागमणि ने ही मुझे दिखाया था। लेकिन फिलहाल ये बहस का समय नहीं है, बल्कि ये समय तो नागलोक और नागमणि को बचाने का है। हमें अपनी सेना को फौरन तैयार करना होगा। वो इच्छाधारी नेवलों की सेना कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। फौरन सेनापति सचान को सेना तैयार करने को कहिए। आज नागलोक में ऐसी जंग होगी जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखी होगी। नागलोक की सेना तैयार थी। सारे नाग हथियारों के साथ किले के बाहर अक्षत और उसकी सेना का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ अक्षत अपनी इच्छाधारी नेवलों की सेना के साथ खड़ा था और तेजस्वी को घूर रहा था। अक्षत को इस रूप में देखकर तेजस्वी ने पुरोहित से पूछा, पुरोहित जी, ये महाराज अक्षत को हुआ क्या है? वो एक नेवला और ये सेना, ये कैसे संभव है? हो न हो बेटी, ये काली की शक्तियों का ही प्रभाव है। इसी बीच अक्षत ने तेजस्वी से चिल्लाकर कहा, ए नागरानी, तुम मुझसे और मेरी शक्तियों से जीत नहीं पाएगी। अगर अपने नागों को जिंदा देखना चाहती है तो मुझे चुपचाप नागमणि दे दे और खुद को भी मेरे हवाले कर दे। अक्षत की आवाज बदल चुकी थी। वो बिल्कुल काली की आवाज में बात कर रहा था। ऐसे में पुरोहित ने तेजस्वी से कहा, बेटी, ये अक्षत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पुरोहित जी? बेटी, इसकी आवाज और इसका अंदाज बिल्कुल काली जैसा है। हो ना हो इस पर काली सवार है और अक्षत उसके वश में है। जो भी हो पुरोहित जी, सच ये है कि अक्षत अब हमारे दुश्मन है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर हाल में अपने लोगों की रक्षा करूं। बहुत हो गई बकबक। सेनापति नवल, सेना को लेकर आगे बढ़ो और कुचल डालो इन सपोलों के फन। इतना सुनते ही नेवले और उसकी सेना नागों पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध शुरू हो चुका था। सचान और नेवले में भी भयंकर युद्ध जारी था। तभी अगले ही पल अक्षत तेजस्वी के सामने आ गया। तेजस्वी की आंखों में आंसू थे तो अक्षत की आंखों में आग। सुना नहीं तूने? वो नागमणि मुझे दे दे। मैं जानती हूँ कि आप नहीं हो सकते। बहुत होशियार हो। ये अक्षत नहीं, मैं हूँ काली। मैं अपने बेटे के शरीर में हूँ। वापस आया हूँ मैं तुझसे अपनी मौत का बदला और वो नागमणि लेने। अक्षत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे साथ आइए। आपके पिता आपसे अनर्थ करवाना चाहते हैं। तुझे क्या लगता है कि मेरी शक्तियां इतनी कमजोर हैं कि तू अपने आंसुओं से मेरा जादू काट लेगी? तुझे और तेरे लोगों को तो अक्षत ही मारेगा, समझी तू?
अगर ऐसा है तो फिर यही सही। अब तू देख काली, तुझे आज फिर मैं नाग शक्ति की ताकत दिखाती हूँ। अब अक्षत और तेजस्वी में भयंकर घमासान शुरू हो चुका। अक्षत के रूप में काली जब जब तेजस्वी पर वार करता, तब तब तेजस्वी उसके वार को बेकार कर देती, और जब तेजस्वी वार करती तो काली भी उस वार को काट देता। सुबह से शाम हो गई लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। जब काली को लगा कि वो ऐसे तो तेजस्वी को नहीं हरा पाएगा, तो उसने पुरोहित पर वार किया, और जब तेजस्वी उसे बचाने गई तो उसने पीछे से तेजस्वी पर जोरदार वार कर दिया, जिससे तेजस्वी घायल हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा। अपनी औकात दिखा ही दी ना तूने, धोखे से वार किया तूने नागरानी पर। जंग में सब जायज होता है बुड्ढे, अब हट जा यहाँ से, वरना पहले तू मरेगा और फिर तेरी नागरानी। अपनी नागरानी पर ऐसे 100 जीवन कुर्बान, तू वार कर काली। गुस्से में तमतमाए काली ने पुरोहित पर वार किया, लेकिन तभी तेजस्वी ने पुरोहित को दूर धकेल कर वो वार खुद पर ले लिया, जिससे वो और ज्यादा घायल हो गई। तेजस्वी को मरा हुआ समझकर अक्षत के रूप में काली जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल अक्षत जमीन पर गिर गया और दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। धीरे धीरे अक्षत के शरीर से काली बाहर निकलने लगा और अब 2 अक्षत सामने खड़े थे। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? पुरोहित के बच्चे, ये क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया काली, ये नागरानी के प्यार की ताकत है। नागरानी की ये हालत देखकर महाराज अक्षत बाहर आ गए हैं। तूने उनकी पत्नी की जान लेने की कोशिश की है, अब तू बचेगा नहीं। अक्षत, मेरी बात सुन। मेरे बेटे, ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। हमारा मकसद नागमणि हासिल करना है। बस बहुत हुआ पिताजी, आपने मुझसे झूठ पर झूठ कहा। तेजस्वी ने आपकी हत्या नहीं की थी, बल्कि आपने ही उसके पूरे वंश को मार डाला। आपने पूरे नागलोक को तबाह किया, और आप काली शक्तियों की चाहत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आप मुझसे भी वही करवाना चाहते हैं। आपने मेरी पत्नी को मार डाला। पत्नी? पागल हो गया है क्या? ये सब बस एक ढोंग था, उस मणि को हासिल करने के लिए। ढोंग था, पर अब नहीं। वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ, और आपने उसे मार डाला। समझ गया, सब समझ गया। तू इस तेजस्वी के प्यार में पागल हो गया है, अपने बाप को चुनौती दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे हर कीमत पर नागमणि चाहिए, ताकि उसकी शक्ति से मैं फिर से जिंदा हो सकूं। और अगर उसके लिए मुझे तुझे भी खत्म करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहते ही काली अक्षत पर टूट पड़ा। गुस्से से भरा हुआ अक्षत भी काली से भिड़ गया, लेकिन अब अक्षत के पास नेवले की ताकत नहीं थी। वो एक आम इंसान था, इसीलिए काली उस पर भारी पड़ रहा था। उधर बुरी तरह से घायल तेजस्वी ने सारी बातें सुन ली थी। अपने पति अक्षत के प्राण और नागलोक को मुसीबत में देख तेजस्वी ने पुरोहित को कुछ इशारा किया। पुरोहित ने तेजस्वी का इशारा मिलते ही एक मंत्र पढ़ा, और अगले ही पल अत्यंत शक्तिशाली नागमणि पुरोहित के हाथों में थी। उधर काली से बुरी तरह पिटकर लहूलुहान अक्षत की तरफ देखकर पुरोहित ने कहा, महाराज अक्षत। जैसे ही अक्षत ने पुरोहित की तरफ देखा, पुरोहित ने एक और मंत्र पढ़ा। अगले ही पल नागमणि अक्षत के माथे पर सुशोभित हो गई, और वो आम इंसान से बहुत बड़े नाग में बदल गया। अब वो भी एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग बन चुका था। अक्षत के माथे पर लगी नागमणि से निकले प्रकाश ने एक ही पल में काली को जलाकर राख कर दिया। अक्षत का ये रौद्र रूप देखकर नेवलों की सेना डरकर भाग खड़ी हुई। अक्षत दौड़कर तेजस्वी के पास पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में लेकर रोने लगा। चिंता मत कीजिए नागराज, नागरानी को कुछ नहीं हुआ है। मुझे माफ कर दो तेजस्वी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कुछ नहीं हुआ है महाराज, अब सब ठीक है। आपने अपना वादा निभाया, ये नागलोक सदा आपका आभारी रहेगा। अब ये मेरे लोग हैं, और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी और नागलोक की रक्षा करूंगा। तेजस्वी और अक्षत की आंखों में खुशी के आंसू थे। शक्तिशाली अक्षत के माथे पर नागमणि शान से चमक रही थी, और पुरोहित उस मणि को देखकर आंसू नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि नागमणि ने उनसे झूठ नहीं कहा था। ये अक्षत ही था जो उनका रखवाला था, और अब वही उनका और नागलोक का भविष्य था, और तेजस्वी के साथ हर मुसीबत के लिए तैयार था।
कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि नागरानी शिवालिका ने अपनी होने वाली संतान को बचाने के लिए नागलोक छोड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ काली को अब भी नागरानी की तलाश थी, क्योंकि पूरे नागलोक को तबाह कर देने के बाद भी नागमणि अब तक उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इस बार उसकी शक्तियाँ भी उसके काम नहीं आ रही थी और वो शिवालिका को ढूंढ नहीं पा रहा था। गुरुजी, वो वहाँ पर भी नहीं मिली। गुरुजी, वो नागिन बड़ी चालाक है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाएगी। बम बम, एक बार मेरा ये यज्ञ पूरा हो जाए, फिर मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। काली शांत नहीं बैठा था। एक तरफ उसके सपेरे हर तरफ शिवालिका को ढूंढ रहे थे, तो दूसरी तरफ वो खुद एक महायज्ञ कर रहा था, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ने वाली थी और ये नागरानी के लिए खतरे की घंटी थी। नहीं, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वो काली जल्द ही मुझ तक पहुँच जाएगा। नागरानी शिवालिका फिलहाल इंसानी रूप में थी और बंजारों की एक बस्ती में रह रही थी। बंजारों की इस टोली में एक थी जमुना माई, जो शिवालिका को अपनी बेटी की तरह मानती थी। शिवा, ले ये काढ़ा पी ले, बच्चे को ताकत मिलेगी। बस कीजिए माई, कितना ख्याल रखेंगी मेरा? इतना तो कोई अपनी सगी बेटी के लिए ना करे। चुप कर, माई बोलती है मुझे, तो फिर तू पराई कैसे हो गई? हाँ, चल अब तू आराम कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर जमुना माई वहाँ से चली गई और शिवालिका आंखों में आंसू लिए उन्हें देखती रही। अगले ही दिन शिवालिका ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखते ही जमुना माई ने खुश होते हुए कहा, आहा, कितनी सुंदर है। और शिवा, जरा देख तो इसके चेहरे पर कितना तेज है, बिल्कुल चमकते सूरज जैसा। आहा, तो आज से इसका नाम तेजस्वी। क्यों शिवा, अच्छा नाम है ना? जमुना माई की बात पर शिवालिका ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या हुआ शिवा, तू रो क्यों रही है? रो नहीं तो और क्या करूं माई, वो फिर से आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? जमुना माई अब तक शिवालिका की सच्चाई से अनजान थी, लेकिन अब वक्त आ चुका था। शिवालिका ने एक सांस में जमुना माई को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद जमुना माई हैरान रह गई, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, रो मत बेटी, भगवान शिव का आशीर्वाद तेरे साथ है, तो फिर डर किस बात का? आने दे उस राक्षस को, मैं भी देखती हूँ कि वो तेरा क्या बिगाड़ पाता है। नहीं माई, वो काली बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ कि मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी, वो जरूर उसका मुकाबला करेगी और उसे मारकर पूरे नागलोक का बदला भी लेगी। लेकिन उसके लिए इसे बड़ा होना है, मजबूत बनना होगा, और वो भी मेरे बिना। है तेरे बिना? लेकिन ऐसा क्यों? शिवा, तू क्या करने की सोच रही है? मुझे अपनी बच्ची से दूर जाना ही होगा माई, यही इसके लिए ठीक रहेगा। बस आप मुझसे वादा करो कि जब तक मेरी बच्ची 15 साल की नहीं हो जाती और इसे अपनी सच्चाई और शक्तियों का एहसास नहीं होता, तब तक आप इसकी रक्षा करोगी। इसे सबकी नजरों से दूर रखना, सबसे महफूज, और हाँ, इसे खूब सारा प्यार देना माई। लेकिन तू अपनी बच्ची से दूर कैसे रह पाएगी शिवा? शिवालिका ने जमुना माई के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीछे के रास्ते से बाहर जाने का इशारा किया। जमुना माई कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो काली था, जो आखिरकार शिवालिका तक पहुंच चुका था। उसके आदमियों ने बंजारों की पूरी बस्ती में आग लगा दी थी और काली सीधा शिवालिका की तरफ बढ़ रहा था। जाओ माई, ले जाओ इसे जल्दी। जमुना माई ने वैसा ही किया और उस बच्ची को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। और इधर शिवालिका और काली एक बार फिर आमने सामने थे। तो आखिर मिल ही गई तू। अब बोल, कहाँ भागेगी? बल्कि मैं तो तेरी जान ले लूंगी काली। इतना कहकर शिवालिका ने पास ही रखी एक धारदार कटार उठाई और काली की तरफ फेंकी, लेकिन ये वार किसी काम न आया। काली ने फौरन एक मंत्र पढ़ा, जिससे वो कटारी हवा में ही घूम गई और सीधा जाकर शिवालिका की गर्दन पर लगी। शिवालिका जानती थी कि यही होने वाला था, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने काली का सामना करने का फैसला किया, ताकि जमुना माई को वक्त मिल सके और वो उसकी बच्ची को काली से दूर ले जा सके। इस तरह शिवालिका की मौत के बाद भी काली को वो हासिल नहीं हुआ जो वो चाहता था। सच में बड़ी चालाक है, मर के भी खेल कर गई। लेकिन कोई बात नहीं, नागमणि ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी मुझसे। काली के पास वापस लौटने के सिवाय अब कोई चारा नहीं था।
उधर जमुना माई दूर जंगल से अपनी बस्ती को जलता देखकर सब कुछ समझ गई। वो फिर लौटकर उस तरफ कभी नहीं आई, बल्कि दूर पहाड़ी पर जाकर शिवालिका की बेटी तेजस्वी को बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पालने लगी। दिन कब महीने बने और कब साल दर साल बीत गए ये पता ही नहीं चला। तेजस्वी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके चेहरे का तेज और बढ़ता ही जा रहा था। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही होशियार भी थी, और अब वो 15 साल की होने वाली थी। नहीं, मत मारो, छोड़ दो उन्हें। नहीं नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ दादी, लेकिन इस बार एक औरत भी देखी। नहीं, शायद नागिन ही थी दादी। वो आधी इंसान थी और आधी नागिन, और उसे एक भयानक सा आदमी मार रहा था। और वहाँ पर और भी बहुत सारे सांप थे जिन्हें बहुत सारे लोग मार रहे थे। तेजस्वी की बात सुनकर जमुना माई एकदम चुप हो गई। तेजस्वी को इस तरह के सपने बचपन से आते थे, लेकिन इस बार उसने अपनी माँ शिवालिका को अपने सपने में देखा था। ये एक इशारा था जिसे जमुना माई ने समझ लिया, क्योंकि अगले ही दिन तेजस्वी का जन्मदिन था और वो पूरे 15 साल की हो गई थी। उठ गई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची। शुक्रिया दादी, पर मेरे जन्मदिन का तोहफा वो कहाँ है? इस बार का तोहफा बहुत खास है मेरी बच्ची, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। जमुना माई तेजस्वी को लेकर सीधा शिव मंदिर में गई, जहाँ कुछ देर तक भगवान शिव की आराधना करने के बाद अचानक ही तेजस्वी का माथा चमकने लगा और देखते ही देखते वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। ये देखकर तेजस्वी बुरी तरह से डर गई। दादी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सब ठीक है मेरी बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं। यही तेरी सच्चाई है और तेरे जन्मदिन का तोहफा भी। इसके बाद जमुना माई ने तेजस्वी को बड़े ही प्यार से सब कुछ समझाया और उसे उसकी माँ शिवालिका की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसे देखकर तेजस्वी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, काश आप मेरे साथ होती, लेकिन माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और उस काली को उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। मासूम तेजस्वी अब किसी अंगारे से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में खून सवार था। दूसरी तरफ तेजस्वी के अपने असली रूप में आते ही काली को भी कुछ एहसास हुआ और वो भी अपनी साधना से जाग उठा। बम बम, तो आखिर नागमणि आ ही गई सामने। असल में भगवान शिव ने नागलोक को उसकी नागमणि बहुत पहले ही वापस कर दी थी। वो अब तक तेजस्वी के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आई, वो उसके माथे पर चमकने लगी और काली ने उसे अपनी शक्तियों से देख लिया और फिर वाह वाह वाह, अब जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। यही तो चाहिए मुझे। ए नागिन, चल अब जल्दी से ये नागमणि अपने माथे से निकाल कर मुझे दे दे, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरी माँ का किया था मैंने। अच्छा हुआ जो तू खुद ही मेरे सामने आ गया, मेहनत बचा दी तूने मेरी। तेजस्वी को अपनी शक्तियों का एहसास था और वो ये भी समझ चुकी थी कि उन शक्तियों का इस्तेमाल उसे कैसे करना है। उसने काली को जबरदस्त टक्कर दी और फिर आखिरकार वो हुआ जो विधि का विधान था। तेजस्वी के माथे पर सजी नागमणि जो काली को चाहिए थी, आखिर में वही उसकी मौत का कारण बनी। तेजस्वी ने नागमणि की शक्ति का इस्तेमाल करके काली को धराशायी कर दिया। काली अब मौन था, लेकिन तेजस्वी अब भी शांत नहीं हुई थी। वो नागमणि की शक्तियों को संभाल नहीं पा रही थी कि तभी अचानक वहाँ बहुत सारे नाग नागिन आ गए। वे सभी इच्छाधारी थे। उन सभी ने मिलकर तेजस्वी को शांत किया और उसके माथे से नागमणि को अलग किया। अब नागलोक फिर से महफूज था, क्योंकि उसे नागमणि और नागरानी दोनों वापस मिल चुकी थी।